नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी के इस कोर्स में आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि मिसलेनियस होंगे, मतलब अलग अलग टॉपिक्स से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स आपका जो आ रहा है 2023 का, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। मैं आपके लिए रीड करूंगी क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन समझिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट। शुरुआत करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, मैम क्यों जुड़े अनअकैडमी से? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं along with the result that you can see year after year। प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर ये क्रैश कोर्स आ चुका है, 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं इसकी। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 और अवेल करना है बेनिफिट टू गेट गाइडेड रिविजन विद अस। वेरोनिका मैम, माई सेल्फ, महिपाल सर, शुभेन सर एंड राहुल भारद्वाज सर आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। आपके प्रीलिम्स के लिए 2 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे। नॉमिनल फीस है, अभी जुड़ जाइए। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो दिस इज योर टाइम टू कनेक्ट एंड टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, क्योंकि 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 14,850 रुपए से कोर्सेज शुरू हैं हमारे। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 महीने और 18 महीने के कोर्सेज को आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है और अवेल करना है बेनिफिट। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम आपका कोड क्यों यूज करें? देखो, मेरा कोड यूज करने के 2 फायदे हैं। एक, आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि मेरी गाइडेड सपोर्ट रहेगी, मेरी गाइडेंस रहेगी आपकी पूरी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन में, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो एक्सक्यूज मी। The absentee voter refers to a vote cast by someone who is unable to go to the polling station। Absentee voter का मतलब है कि वोट जो कास्ट की गई है किसी के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कास्ट की गई है जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते। दूसरा, the power to include any category of persons like disabled and people over 80 years of age in the absentee voter list lies with the Election Commission of India। और इस लिस्ट में जो बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल से ऊपर के लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको इस कैटेगरी में इंक्लूड करने का जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है हमको बताना है, 1 2 बोथ या नहीं, कोई भी नहीं, नीदर। इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पर। यू कैन रीड द क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो इफ यू वांट एंड अटेम्प्ट कीजिए और मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है एब्सेंटी वोटर को लेकर, जो कि इसका मतलब है कि वो वोट जो कि कास्ट की गई है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो वो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते, तो एब्सेंटी वोटर कहते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन एब्सेंटी वोटर की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, इसका जो इंक्लूजन है वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करता है उन लोगों को, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो अमेंड कर सकती है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसमें अलाउ किया जा सकता है सीनियर सिटीजन को या पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इन दी एब्सेंटी वोटर लिस्ट। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में जो एडवाइस दी जा रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, राष्ट्रपति को उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती है। अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू स्पीक, वोट एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस ऑल्सो। कोई भी मिनिस्टर जो किसी भी सदन का सदस्य है, उसके पास अधिकार होता है बोलने का, वोट देने का, और जो भी दूसरा हाउस है उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है हमको बताना है, 1 2 बोथ नीदर। अगेन पॉज द वीडियो, सी इफ यू वांट टू रीड द क्वेश्चन इन हिंदी एंड देन आंसर। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों वो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी एडवाइस दी जाती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको किसी भी कोर्ट में अदालत में उसकी जांच नहीं की जाएगी। इट कैनॉट बी, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, मिनिस्टर जो कि मेंबर है किसी एक सदन का, उसके पास क्या क्या अधिकार है? उसके पास बोलने का अधिकार है, बिल्कुल। उसके बाद प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वोट करने का जो अधिकार है ये एक
एक्सक्लूसिव राइट है और ये केवल मेंबर ऑफ द हाउस के पास होती है। जो भी मेंबर ऑफ द हाउस है केवल वही वोट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वोटिंग राइट मेंबर्स के पास ही होती है, ना कि बाकी मिनिस्टर्स के पास या सदस्यों के पास। दूसरे सदन का सदस्य किसी और सदन में वोट नहीं कर सकता, केवल अपने सदन में ही वोट करे। एक्सक्लूसिव राइट है ये। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, जो उनका निर्वाचन होता है, वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सभी निर्वाचित सदस्य, सभी नामांकित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो भी राज्य विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य। कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 3 1 1 2 1 2 3। So again you can pause the video, pause कर लो and give the answer. Read the question in Hindi if you want. Answer is again केवल ये दोनों सही है, 1 and 2. Answer is C. लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव की बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, एसएलए यानी एमएलए जो होते हैं, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के संबंध में बताना है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, प्राइम मिनिस्टर नेम। जो भी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका संबंधी कार्यकारी जो कार्यवाही होती हैं औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के नाम पर होती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है। नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, 1 2 बोथ, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बता। तो यहाँ पे द आंसर इज ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर वो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो आंसर इज डी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत। ठीक है। Total number of ministers जो including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 50%, 15% of the total strength of Lok Sabha। और ये प्रोविजन ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा। ठीक है, बाकी तुमने बात करेंगे। नाउ द jurisdiction of Central Administrative Tribunal CAT extends to civil posts under the center, जो भी केंद्र के अधीन जो भी पद होते हैं, सिविल पद होते हैं, सिविलियन एम्प्लॉइज, सिविल पद है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। कैट का जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो क्षेत्राधिकार है, वो किन किन पदों तक सीमित है या किन किन पदों तक है। तो आंसर यहाँ पर है 1 and 2। आंसर इज बी। 3 और 4 इसमें नहीं आते। कैट एक्सरसाइज करता है अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट, नियुक्ति के लिए, और एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है टू ऑल इंडिया सर्विसेज, टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ऑफिसर्स या सर्वेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, वो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ठीक है, चलो। Which of the following are the manifestations of democratic character of Indian polity? इनमें से कौन सी जो भारतीय राजनीति है कि लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियां हैं? पीरियोडिक इलेक्शन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, रूल ऑफ लॉ। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बताना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन यू कैन आंसर।
तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों 1, 3 एंड 4। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें, वी हैव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन in the terms of you can say जो हम एक तरह से लोगों को आरक्षण देते हैं वहां पे इट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब हैं, लेकिन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है, तो एक एब्सोल्यूट वर्ड भी दे दिया कंप्लीट। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, नॉट कंप्लीट। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू बी फॉरगॉटन। The right to be forgotten is the right to have information about a person removed from public access. The supportive argument of this right is that persons cannot be perpetually stigmatized for past conduct. The Supreme Court recognized the right to be forgotten as being under the ambit of right to privacy under the Constitution. The right to be forgotten is subject to reasonable restrictions. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हमको बताना है। 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। राइट टू बी फॉरगॉटन। रीड द क्वेश्चन अगेन, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो एंड देन आंसर। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दी गई हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन एक राइट है जिसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है किसी व्यक्ति के बारे में उसको पब्लिक एक्सेस से हटा दिया जाए। सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट ये है इस राइट का कि जो भी व्यक्ति है उसको स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते हैं उसके पास्ट कॉन्डक्ट को लेकर, उसने क्या किया है पास्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है राइट टू बी फॉरगॉटन को एज बीइंग अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट। राइट टू बी फॉरगॉटन सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आर बेस्ड ऑन काउंटरवेलिंग राइट्स सच एज फ्री स्पीच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about Election Commission of India. Election Commission of India is a permanent constitutional body. The Chief Election Commissioner can be removed from office only through impeachment by Parliament. If elections are being held only for state legislature, the expenditure is borne entirely by the concerned state. कौन सा statement यहाँ पर सही होगा Election Commission के बारे में? Again, read the question thoroughly. दोबारा से पढ़ो question को and then only attempt. Answer to this question is, guys, again D. All the above statements are correct regarding the Election Commission of India. Election Commission of India एक परमानेंट संवैधानिक निकाय है, 22 संवैधानिक निकाय है, 324 में आता है ये। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी है, उनको रिमूव किया जाता है अपने ऑफिस से केवल महाभियोग के माध्यम से, जो कि पार्लियामेंट में चलाया जाता है। इलेक्शन अगर किसी राज्य के लिए हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानमंडल के लिए हो रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर होगा उस पूरे इलेक्शन का वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? वो वहन किया जाएगा उस कंसर्न राज्य के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में बताना है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 282 of the Constitution. The statutory grants are given to the states on recommendation of Finance Commission. Finance Commission के कहने पर, सिफारिश पर दी जाती हैं। These grants are charged on the Consolidated Fund of India every year. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हमको बताना है। 1 2 2 3 1 3 1 2। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, सांविधिक अनुदान। आंसर इज नॉट करेक्ट। 2 and 3 आंसर इज बी। जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं वो दी गई हैं अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो इस तरह की ग्रांट्स दे सके राज्यों को जो कि जिनको नीड है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, और ये सब राज्यों को नहीं दी जाती है। ऑल्सो डिफरेंट सम्स में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो ग्रांट है वो फिक्स की जा सकती है। ठीक है, ये जो सम्स हैं ये चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, और जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं अंडर दिस आर्टिकल, बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक, वो दी जाती है राज्यों को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे आपको दिया गया था आर्टिकल 282 जो कि बात करता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट।
not statutory. Now, consider the following statements regarding Comptroller and Auditor General of India. कैग के बारे में बताना है. He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country. He holds office for a period of 6 years or up to the age of 65 years. He can be removed by the president after an inquiry by Supreme Court. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1 2 1 2 3 1 3 कैग के बारे में. तो यहाँ पर आंसर इज 1 and 2 are correct. Third statement is wrong. Answer is A. Now, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 जो है वो प्रोवाइड करता है कि इंडिपेंडेंट ऑफिस के लिए ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग भी कहते हैं, ये हेड होते हैं भारत के ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के, और ये गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के, यानी जनता के पैसे के, एंड कंट्रोल करते हैं सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का एट बोथ दी लेवल्स, सेंट्रल एंड दी स्टेट. इनकी ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करें और जो भी लॉज हैं पार्लियामेंट के इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी अपहोल्ड करें. ये अपना ऑफिस या तो 6 साल या फिर जब तक इनकी आयु 65 वर्ष की नहीं होती, जो भी पहले होता है, तब तक रहते हैं अपने ऑफिस में. विच एवर इज अर्लियर, वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से भी किसी भी समय बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू दी प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकते हैं. इनको रिमूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड्स पर और सेम तरीके से जैसे कि जज को रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट. तो इनका रिमूवल बिल्कुल आइडेंटिकल है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उन्हीं आधारों पर भी है. इन दी कमेंट सेक्शन आप मुझे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के ग्राउंड्स क्या है और मैनर क्या. ग्राउंड्स बताइएगा, मैनर तो लंबा हो जाएगा. ग्राउंड्स बताइएगा कौन से ग्राउंड्स पर उनको रिमूव किया जाता है. सेम ग्राउंड्स पर कैग को भी रिमूव किया. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिविलेज मोशन. इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में आ सकता है. एनी नोटिस शुड बी रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट ऑफ रीसेंट अकरेंस. द स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ प्रिविलेज मोशन. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? 1 2 1 3 2 3 1 2 3. प्रिविलेज मोशन. तो प्रिविलेज मोशन, जब हम प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करते हैं, तो ये विशेषाधिकार तो सभी के पास है ना. ये जो लोकसभा के एमपीज हैं उनके पास भी होगा, जो राज्यसभा के हैं उनके पास भी होगा ना. तो ये एक्सक्लूसिवली लोकसभा में नहीं आता है, दोनों सदनों में आ सकता है. पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है. जो भी नोटिस आया है ये किसी रीसेंट अकरेंस के किसी इंसिडेंस को लेकर आना चाहिए. और पहला लेवल जो स्क्रूटनी होता है यहाँ पे, जो बताएगा कि इसको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, वो स्पीकर या पदाधिकारी होता है, जो भी चेयरमैन या स्पीकर होता है. ठीक है, चेयर है बेसिकली. चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन ठीक से किए होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी. अगर आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा मुझे कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँ, जहाँ पे मैं 10-12 क्वेश्चंस आपको रोज कराऊंगी और हम धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे यूपीएससी प्रीलिम से पहले, पॉलिटी स्पेसिफिक. चलिए दोस्तों, 16 मार्च से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 2024 के लिए. एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है अटेम्प्ट करने के लिए, सॉरी एनरोल करने के लिए इन कोर्सेज में. ऑफलाइन कोर्स भी आप शुरू कर सकते हैं. 3 अप्रैल से कोर्स शुरू हो जाएगा. सेकंड बैच होगा जीएस का, ये 5 से 7:30 बजे का टाइमिंग होगा. अगेन दी कोड इज एनडी लाइव 10. अगर आप ये कोड यूज करते हैं, एनरोल करते हैं इस बैच के लिए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे. ईएमआई, जीरो ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा. कॉम्बैट हर संडे होता है. कॉम्बैट वो जगह है जहां पर आप एक्चुअली देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है. अभी जाकर एनरोल कर लीजिए. लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है. लोन के लिए अगेन आपको मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ 0% ईएमआई. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about it. Thank you so much. God bless you.